हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह। आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐतिहासिक प्रेम कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप में से बहुत सौ ने मांग भी की थी। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेम कथा है आबलदे और खिमजी की, जिसके बारे में आपने बहुत सारे गीतों के अंदर इस कथा को सुना होगा, लेकिन पहली बार मैं आपको कथा को पूरी कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप जुड़े रहे और पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, बारिश का समय था। खिमजी शिकार करने के लिए गए, खरगोश का शिकार करके लेकर के आए और आते ही घर आते अपने भाभी जी से कहा कि भाभी जी, मैं आज खरगोश लेकर के आया हूं, लो ये खरगोश और पकाओ। खरगोश का नाम सुनते ही और कहा कि इसको दूर फेंको, मैं तो इसके हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बोले क्यों हाथ नहीं लगाओगे? देखो कितना सुंदर खरगोश है, उसकी मुलायम खाल है। तो भाभी जी ने कहा कि इस मुलायम खाल के बाल नहीं, मेरी बहन आबलदे को 6 महीने में खाट में पड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये सुनते ही खिमजी कहने लगे, अच्छा तो आपकी बहन इतनी पद्मिनी के समान नाजुक है क्या, जो खरगोश के बाल चुप जाने के कारण से 6 महीने तक खाट में पड़ी रही? तो खिमजी के भाभी ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल सच है, पद्मिनी से समान है। जब मेरी बहन पानी पीती है तो गले से उतरता हुआ पानी भी नजर आता, आप देखोगे तो देख करके दंग रह जाओगे। खिमजी ने कहा, देखूंगा ही नहीं बल्कि उससे बात भी करूंगा। तो भाभी जी ने कहा कि ये तो दूर का सपना है, मेरी बहन तो किसी पुरुष का चेहरा भी नहीं देखती है और ये असंभव है। खिमजी ने कहा कि जो खिमजी के लिए दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। और खिमजी ने तय किया कि आबल से मिलने जाऊंगा। घोड़े पर बैठ गए और उसी समय आबल के गांव चले गए। गांव के बाहर बगीचा था, वहां विश्राम किया। नींद आ गई, प्रातःकाल का समय था। रात भर घोड़ा दौड़ाते रहे। सुबह के समय में जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ सहेलियों के साथ में एक राजकुमारी आई हुई, जो दिखने में बहुत सुंदर है, मृगनैनी है, हंस की तरह उसकी चाल है, कुटिल केश है। और देखते ही प्रथम दृष्टया में जब जैसे आंखों से आंखें मिली तो ये भी समझ गए कि हो ना हो यही आबल है। उधर आबल ने भी खिमजी को देखा तो खिमजी की कद काठी देख करके, विशाल भुजाएं देख करके, बड़ी बड़ी मूछें और चेहरे पर लालिमा देख करके और वो की आंखें मिली। इतने में सहेलियों ने कहा कि देखो बारिश का समय शुरू हो गया है, काफी टाइम हो गया है, बारिश आने वाली है, बादल घिर आए हैं, चलो घर चलते हैं। और वो नहीं चाहते हुए भी आबल को सहेलियों के साथ में घर जाना पड़ा। रास्ते में आबल सोचने लगी कि हमने तो उस व्यक्ति से पूछा ही नहीं कि वो कहां से थे, अब क्या करें। चलो उसने सोचा कल और कोई इनको उपाय करेंगे, इधर आएंगे, मिलने की कोशिश करेंगे। अब खिमजी तो मिलने के लिए आबल को आए थे। खिमजी अंधेरा हुआ तो खिमजी घोड़े पर बैठे और घोड़े पर बैठ करके और सीधे घोड़े पर बैठ करके पहुंच गए आबल की हवेली के नीचे। में बादल घिर आए, जोरदार बारिश होने लग गई, पानी गिरने लग गया। तो खिमजी ने अपना कमरबंद निकाला, कमरबंद निकाल करके भाले पर रखा और भाले से जो नाली से पानी गिर रहा था उस नाली को बंद कर दिया। बंद करते ही पूरा छत पर पानी भर गया। छत से पानी कमरे के अंदर आया। कमरे के अंदर जब पानी आया तो आबलदे उठी और उठ करके और उसने नीचे की तरफ देखा कि कचरा कहीं नाली में आ गया, क्या बात है, पाइप में से पानी नहीं आ रहा है। तो जैसे ही वो नीचे देखा उसी समय बिजली चमकी और उस बिजली की चमक से सामने नीचे घोड़े पर नौजवान वही व्यक्ति नजर आया जो बगीचे में उसने देखा था। आबल ने पूछा, आप कौन है, कहां से हैं? तो खिमजी ने कहा कि मेरा नाम खिमजी है, मेरे पिताजी का नाम प्रताप सिंह है और मैं चोटीला गांव का रहने वाला हूं। चोटीला गांव का कहते ही आबल ने कहा, अरे आप तो हमारे रिश्तेदार हो, नीचे क्यों खड़े, ऊपर आओ। बोले कैसे आऊं? तो आबल ने अपनी नवार थी पलंग की वो खोली और नवार नीचे रखी और निवार के सहारे आबलदे की महलों में खिमजी पहुंच गई। दोनों के दिल लहरा उठे, जुबान तो नहीं आंखें बोल रही थी दोनों की, मन मुग्ध, तन शुद्ध, वचन अवरुद्ध। थोड़ी देर बाद आबल के स्वर फूटे, आप हमारे मेहमान हैं, ये आबल आपकी क्या मनुआर कर सकती है? मनुआर तो नहीं करनी है, बस एक ही शर्त लेकर के मैं आया हूं कि आप मेरे हाथ में आपका हाथ दे दो और वचन दो कि तुम मेरे घर आकर के अपना घूंघट खोलोगी। बस अब तो यही चाहत है। आबल की पलकें नीचे झुक गई, कपोलों पर लाली छा गई। उसने धीरे से अपना हाथ खिमजी के हाथ पर रख दिया। खिमजी को लगा मानो चारों दिशाओं में उजाला हो गया हो। इतने में बरसात भी रुक गई। अब खिमजी ने कहा कि मैं जाता हूं। तो आबल ने कहा कि नहीं, आप तो मेहमान हो, ऐसी बारिश में कहां जाओगे, आप रुको। लेकिन खिमजी ने कहा कि नहीं, मैं चोरों की तरह नहीं रुकूंगा, मैं बारात लेकर के आऊंगा और रीति रिवाज से आपको लेकर के जाऊंगा। और फिर खिमजी वहां से विदा हो गई। विदा नहीं हुए बल्कि आबल का दिल लेकर के गए। उसके बाद में आबल को न नींद आए न चैन आए। अब वो उपाय सोचने लगी कि किस प्रकार से खिमजी से एक बार वापिस जाकर के मिलूं। लेकिन वो सोच ही रही थी, इतने में एक दिन उसके भयंकर पेट में दर्द होने लग गया और दर्द के बाद में स्वप्न आया। उस स्वप्न के अंदर उसमें भाला लिए हुए घोड़े पर बैठे हुए रामदेव जी नजर आ रहे हैं। रामदेव जी ने कहा कि तू मेरे देवरे आकर के और धोख लगा तो तेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आबल ने सुबह ये बात अपनी माँ को कही। माँ ने नारियल लेकर के और उसके ऊपर घुमाया आबल के और कहा कि हे रामा पीर, मेरे बेटी का पेट का दर्द ठीक हो जाएगा तो तेरे
द्वार पर रणुचा आकर के और ये धोख लगा करके नारियल चढ़ाएगी। पेट ठीक हो गया। उसके बाद में अपने पिताजी को बात की। पिताजी ने कहा कि अब जाओ रामदेव राज, वहां जाकर के और दर्शन करके आओ। रथ जोता, कुछ लोगों को साथ में भेजा। इतने में आबल की भाभी ने कहा अपने भाई को कि ये तो जा रही है खेमजी को मिलने के लिए। बोले तुम्हें कैसे पता लगा? बोले गांव की कुछ महिलाएं बात कर रही थी, ये बहाना कर रही है। तो भाई ने अपने माँ को ये बात कही और कुछ लोगों को साथ में, जो बुजुर्ग थे उनको साथ में भेजा कि इसका ध्यान रखना। अब रथ पर बैठ करके और आबल दे अपनी सहेलियों के साथ में रवाना हो गई। आबू के आसपास में यहाँ आने के बाद में फिर दो रास्ते जा रहे थे। एक तो जा रहा था चोटिला गांव और दूसरा जा रहा था रणुचा। वहां आकर के पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है? बोले ये जाता है चोटिला। तो रथ वाले से कहा कि तुम चोटिला गांव ले चलो, मेरी बहन यहाँ ब्याही हुई है, वहां से यहाँ से हम पास में होकर के जाएंगे। तो मेरी बहन कहेगी कि तू पास में होकर के गई और मुझे मिलने भी नहीं आई। तो वहां से रथ लेकर के चोटिला गांव के बाहर जाकर के एक बगीचे के अंदर उन्होंने डेरा डाला, तंबू लगाए। अब उधर खेमजी सुबह सुबह वहां गए घूमने के लिए। तो देखा कि तंबू लगाए हुए लोग वहां पर चहलकदमी कर रहे हैं। देखा कौन है, वहां जाकर के पूछा तो लोगों ने कहा कि आबल दे आई है और जा रही है रणुचा और यहाँ पर विश्राम किया है। खेमजी भागे भागे गए अपने भाभी के पास में जाकर कहा कि भाभी भाभी तुम्हारी बहन आबल दे तो यहाँ आई है। भाभी जी ने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो, आबल दे और यहाँ आए? संभव ही नहीं है। बोले संभव नहीं, मैं नजरों से तंबू देख करके आया हूँ और अपनी बहन, आपकी बहन यहाँ पर आई हुई है। जब भाभी जी ने रास्ते की तरफ देखा तो उन्होंने वास्तव में एक महिला को आते हुए देखा। जब पास में आई तो पता लगा कि ये तो सोनूड़ी है, जो दासी है आबल की, वो जानती थी। तो भाभी जी ने पूछा सोनूड़ी तू यहाँ कैसे आई? सोनूड़ी ने कहा बाईसा के साथ आई हूँ, रामदेव नमन करने जा रहे हैं। कहने लगी दीदी के बिना मिले आगे नहीं जाऊंगी, इसलिए तलाई पर रुकी हूँ, मुझे खबर देने भेजा और आपको मिलने बुलाया। अब जैसे ही उनकी भाभी जी जाने लग गई तो खेमजी ने रास्ता रोका के बोले भाभी जी मैं आपको एक कदम भी आगे नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों नहीं जाने दोगे? बोले नहीं मैं जाने दूंगा, यदि मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं आपको जाने दूंगा। बोले आपकी क्या शर्त है? बोले मैं भी आपके साथ में चलूंगा आबल को मिलने के लिए। तो भाभी जी ने कहा कि वो पुरुष साथ में है, वहां अपने सामाजिक परंपरा के अनुसार मिलना संभव नहीं है और जाना भी उचित नहीं है। तो खेमजी ने जिद की कि फिर आपको भी नहीं जाने दूंगा। तो आखिरकार भाभी जी ने कहा कि फिर ऐसे तो कैसे जाओगे, एक काम करो तो आप मेरे साथ चल सकते हो। बोले कैसे? कि आप महिला का वेश धारण कर लो और हमारे साथ में चलो। तो उनकी बहन आई हुई थी खेमजी बालेचा की, तो उनकी बहन की जो वेश थे, बहन के जो कपड़े पड़े थे वो पहन करके खेमजी अपने भाभी के साथ में आबल को मिलने के लिए रवाना हो गए। अब जैसे आबल के डेरे पर पहुंचे, आबल को समाचार मिला कि आपकी बहन मिलने के लिए आई है। तो आबल दौड़ी दौड़ी आई और आकर के अपने बहन को गले लगी और गले लगने के बाद में खेमजी की तरफ देख करके पूछा, घूंघट निकाले खड़ी महिला की तरफ, कहा कि ये कौन है? तो आबल की बहन ने कहा कि ये मेरी ननद बाईसा है। अब हालांकि उनके कद काठी देख करके आव भाव से आबल समझ गई कि ये खेमजी है, लेकिन आबल ने अनजान बनते हुए कहा कि अरे ननद बाईसा ये तो हमारी रिश्तेदार है। ऐसे क्या करके खेमजी की तरफ गले लगने के लिए गई और दोनों गले लग गए। देर तक बैठे, मिलना जुलना हुआ और उसके बाद में जब जाने लग गए तो आबल ने कहा कि मैं अकेली हूं, किससे बात करूंगी? तो अपनी बहन से कहा कि ये ननद बाईसा, इनको यहाँ पर रोक दो, हम बातें करेंगे और कल मैं रवाना होंगी तब ये आपके पास में आ जाएंगी। बहन की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं गोपनीयता भंग नहीं हो जाए, इसलिए बहन ने अनमने मन से कह दिया कि कोई बात नहीं, रुक जाते हैं वहां पर। और खेमजी वहां पर आबल के पास में महिला वेश में ननद बाईसा बनकर रुक गए। तेरे में केवल दो जने खेमजी और आबल थे। खेलने को चौपट बिछाई, तिल तिल कर रात बीतने लगी। खेमजी ने गर्दन हिलाई, तुम आबल हो और मैं खेमजी हूं, दोनों ही प्रण के पक्के सच्चे प्रेमी, प्रणय सूत्र में बंधने के बाद ही चौपट खेलेंगे। रात को तो जैसे पंख लग गए थे और बातों ही बातों में कब सुबह हुई पता ही नहीं लगा। दूसरे दिन भाभी आई और देखा खेमजी पलंग पर बैठा हुआ है। हम आबल से ब्याह करेंगे। आंखों में अर्ज भरी नजर से आबल ने भी दीदी के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर कर दी। भाभी जी ने कहा कि एक ही परेशानी है। खेमजी बोले क्या परेशानी है? कि इसकी सगाई की झालाओं के यहाँ उसकी सगाई करीब करीब पक्की हो चुकी है। खेमजी के भाभी जी ने कहा कि ये तो ठीक बात है आपकी, लेकिन झाला ये अपना अपमान मानेंगे और हमारे विरोध हो जाएगा। तो खेमजी ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन एक बार जब वचन दे दिया और तय कर लिया तो उससे बाद में हम पीछे हटेंगे नहीं। अब दूसरे दिन तैयार होकर के और आबल रामदेवरा के लिए रवाना हो गई। खेमजी ने भी घोड़ा कसा और रथ के साथ साथ में दोनों जा रहे हैं। रथ की कनात से आबल खेमजी को देख रही है, खेमजी आबल को देख रहे हैं और दोनों गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद में रामदेवरा पहुंचे, रामदेव जी के दर्शन किए, शीश झुकाया और उसके बाद में वापिस घर की तरफ लौटे। और जब काठियावाड़ की तरफ से होकर के जा रहे थे तो खेमजी ने कहा आबल से कि आबल ये झालाओं का क्षेत्र है और हमारे और बालेचाओं के बीच में, खेमजी बालेचा था और झालाओं के और हमारे बीच में बैर भाव चल रहा है, इसलिए हमें जल्दी से इस क्षेत्र को पार करना है सावधानी से। खेमजी ने कहा मेरी बहन
बालेचाव में सालू जी झाला है, उनको ब्याही हुई है और यदि उनको पता लग गया तो कहीं न कहीं लड़ाई हो जाएगी। इधर इनकी बहन, जो खिमजी की बहन थी, वो पियर से वापस ससुराल आ गई। रात को जब अपने पति के पास में गई तो पति ने उनके कपड़ों से जैसे ही पुरुष की सुगंध आई तो तुरंत वो भाग गए कि ये कहीं न कहीं पर पुरुष के पास में गई है। उनकी आंखें लाल हो गई सालू जी झाला की, और अपने तलवार निकाल करके पत्नी से कहा कि बोल तू किससे मिल करके आई है। अब पत्नी थर-थर कांपने लग गई, उनकी जो खिमजी की बहन थी वो थर-थर कांपने लग गई। उसने कहा कि मैं तो किसी से नहीं मिली, ये कपड़े तो मेरे भाई खिमजी ने पहने थे, वो आबल को मिलने के लिए गया था और ये मेरे कपड़े पहन करके गया था। अच्छा, आबल को मिलने के लिए गया था? आबल तो हमारी मांग है, वो कैसे उससे मिलने जा सकता है? खिमजी की बहन ने अपने पति सालू जी झाला को पूरी बात बताई और उसी समय सालू जी झाला ने कहा कि जाएगा तो इधर से होकर गई। और फिर बहन भी चिंता करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, कहीं कहीं से खिमजी वापस मुड़ जाए और ये लड़ाई नहीं हो, ये खून नहीं बहे। इधर एक हरियाजी चारण थे, वो रात को वहां पर सालू जी झाला के वहां पर गए, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से ही आवाज लगाई, कौन? तो बाहर से कहा कि मैं हरियाजी चारण हूं और रात्रि विश्राम के लिए यहां पर आया हूं। तो सालू जी झाला ने मना कर दिया कि सुबह आना, अब मेरे पास में न तो यहाँ ठहरने की व्यवस्था है न कोई बात है। फिर वहां से हरियाजी चारण गांव के बाहर से होते हुए कहीं और विश्राम करने के लिए तलाश रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि बाहर, गांव के बाहर तंबू लगा हुआ है, कोई लोग ठहरे हुए हैं। वहां जाकर के देखा तो खिमजी वहां ठहरे हुए थे और जाकर के अपना परिचय दिया कि मैं हरियाजी चारण और यहां से जा रहा था और मुझे विश्राम करना है। खिमजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। वैसे भी राजपूत चारणों का भ्रातृत्व भाव होता है, बहुत एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उनको खाट पर बैठाया, भोजन करवाया और उसके बाद में प्रातः होने पर हरियाजी चारण वापस जब गांव में गए तो लोगों को कहा कि ये सालू जी झाला ये तो एक नंबर का कंजूस है, और फिर रात को मुझे अंदर भी नहीं आने दिया और बाहर में जब गया तो वहां पर खिमजी आए हुए थे, उन्होंने मेरा आदर सत्कार किया। ये बात जब सालू जी तक पहुंची तो सालू जी को पता लग गया कि ये आया हुआ है यहाँ पर खिमजी। तो झाले सब इकट्ठे हो गए तलवार लेकर के और खिमजी की तरफ जाने लग गए। खिमजी रथ के साथ में चल रहे थे। जाते ही उन्होंने कहा कि ठहर ठहर बालेचा, कहां जा रहा है? आबल के साथ तू कौन होता है जाने वाला? हमारी लाशें गिरने पर ही तू आबल की शक्ल देख पाएगा। और ऐसे कह करके और उनके बीच में घमासान लड़ाई होने लग गई। खिमजी ने भी तलवार निकाली और झालाओं पर टूट पड़े। झालाओं और खिमजी के बीच में घमासान लड़ाई हो रही थी। आखिरकार झाले बार बार कह रहे थे कि आबल को हमको सौंप दो तो हम तुम्हें जीवन दान देंगे, लेकिन खिमजी ने कहा कि हरगिज संभव नहीं है, मैं आबल तुम्हें जीते जीत दे नहीं सकता। बहुत सारे झालाओं को धरती पर लेटने के लिए मजबूर कर दिया, बहुत सौ के सिर काट दिए गए। आखिरकार खिमजी भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और आबल देव भी, जो रणचंडी का रूप धारण करके खिमजी के लिए लड़ रही थी, वो भी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। और इस प्रकार से दोनों की अमर कहानी थी, उसका अंत हुआ। वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी जो भी प्रेम कथा है वो अमर हो गई और आज भी गीतों में खिमजी को गाया जाता है, कथाओं में गाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आबलदे और खिमजी की प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।